हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो हम यहाँ पर मिल रहे हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। एज प्रॉमिस टू यू इन द प्रीवियस वीडियो, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? वी आर गोइंग टू लर्न द अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे मैंने आपको पहला बोला था कि मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को राइट फ्रॉम द स्क्रैच नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं इसके द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगी, बिकॉज ये रिलेटिवली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत जगह मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। And basically this concept is building your concept for the next chapter, which is journal entry. तो ये चैप्टर आपको क्या सिखाता है बच्चों? ये चैप्टर आपको सिखाता है कि कौन सी चीजें इक्विटी को इंक्रीज करती है, एसेट को बढ़ाती है, लाइबिलिटी को बढ़ाती है, और आप ये भी पहचानना सीख जाते हैं कि एक ही ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट क्या होने वाले हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, जो कि हमने बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा हुआ है। चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लिख करके प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व करके इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले। देखो, अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे लिखूं, विच इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये क्या है? ये एक्चुअली, जैसा मैंने पहले बोला, ये बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इन चीजों के ऊपर कैसे कैसे पड़ने वाला है। यहाँ पे एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि एसेट्स का मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ एसेट्स, वेदर दे आर टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। उन सबको कंबाइंडली हम एसेट्स बोल रहे हैं। और लाइबिलिटीज का मतलब बच्चों यहाँ पर है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी? मतलब बाहर वालों की तरफ जो फर्म की लाइबिलिटी, जो आपके बिजनेस की सोल प्रोप्राइटरशिप है ये, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? बाहर वाले मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कोई बैंक लोन लिया हुआ है आपने, कोई सप्लायर है, ऑल दीज थिंग्स इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एंड कैपिटल क्या है? इक्विटी, जिसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। जो ओनर ने बिजनेस में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ये ओनर्स इक्विटी है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है। आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मेरे साथ पढ़ा हुआ है, जो कि ये बोलता है बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बना हुआ होता है। अब यहाँ से बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मतलब कि मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि अगर मुझे कैपिटल फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से, तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? मैं लाइबिलिटीज को यहीं पे रहने दूं और इस एसेट्स को उठा करके इधर लेके आ जाऊं, तो लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स किया तो कैपिटल आ जाएगा। या फिर ऐसा कर सकती हूँ कि अगर मुझे लाइबिलिटीज पता करना है तो मैं लाइबिलिटीज को यहाँ पर लेकर आ जाऊं, और यहाँ पर जो कैपिटल लिखा हुआ है उस कैपिटल में से एसेट्स को मैं माइनस कर दूं। ऐसा जितने भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ओके, टू फाइंड आउट एनी ऑफ द मिसिंग फिगर फ्रॉम हियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, वो आपको बताता है कि किसी भी एक ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कैसे डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि हमने कुछ एसेट्स को परचेज किया, जैसे कि मैंने फर्नीचर परचेज किया, एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आपको बता रही हूँ, फर्नीचर परचेज, ओके, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, लेट्स से परचेज फॉर कैश। अगर मैंने फर्नीचर परचेज फॉर कैश किया, तो देखो आपकी जो एसेट है, व्हाट इज हैपनिंग टू योर एसेट? एसेट का एक पार्ट रिड्यूस हो रहा है, क्या है? कैश। कैश में से मुझे क्या करना है? माइनस करना है। और एज ऑन दी अदर हैंड फर्नीचर, क्या आपका एक ही दिन में खराब हो जाएगा? नहीं, फर्नीचर तो आप यूज करने वाले होगे बिजनेस में, जो कि आपकी बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकता है। फर्नीचर क्या हो सकता है? फर्नीचर हो सकता है कोई सेफ फर्नीचर हो सकता है, कोई सोफा सेट फर्नीचर हो सकता है, कोई टेबल एंड चेयर फर्नीचर हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस और प्रॉपर तरीके से कर पाए, आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, और जिसको कि आप रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदे हो। तो फर्नीचर क्या हो सकता है? फर्नीचर इज एन एसेट। फर्नीचर को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो एसेट में ही इंपैक्ट आ गया दोनों, लेकिन ऑब्वियसली दो इंपैक्ट जरूर आया इस ट्रांजेक्शन का। एक तो कैश का आउटफ्लो हो गया, और दूसरा क्या हो गया? फर्नीचर का इनफ्लो हो गया। तो एसेट ही इंक्रीज हो गई और एसेट ही डिक्रीज हो गई। तो अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं, लेट्स से जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को बिगिन किया, मैंने इस तरीके से कुछ अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ओके।
अब इस एसेट के अंदर ही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड, लेट से ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर था 50,000 रुपीज का इनिशियली, लेट से ऑल दीज थिंग्स वर 0 0 एंड 0। अब मैंने यहाँ पर 50,000 ऐड कर दिया एंड यहीं पर 50,000 माइनस कर दिया, तो मेरा फाइनल आउटकम क्या हो रहा है, 0 = 0 + 0, मतलब मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन इज होल्डिंग गुड अगेन। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन का पर्पस होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप इसे इक्वेशन में पुट करते हो और देखते हो वेदर योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज होल्डिंग गुड और नो, मतलब कि ये जो तीनों चीजें हैं क्या ये इनका टोटल एक दूसरे के बराबर आ रहा है, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक। चलो, तो कुछ और ट्रांजेक्शन हम करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली मैं आपको लेके जा रही हूँ एडवांस लेवल के ट्रांजेक्शन के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि ये छोटे मोटे तो आपको बहुत आसानी से हो जा रहे होंगे ऑलरेडी। चलो, एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं हम कि अगर मैंने ऐसा काम किया, कैसा काम किया, अगर मैंने बोला कि पार्ट वन ऑफ द क्या, यहाँ पे तो हम लोग सिंगल ओनर के लिए कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर के लिए कर रहे हैं, तो कैपिटल इज बीइंग इन्वेस्टेड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है, ये हर एक क्वेश्चन का मोस्ट 95 क्वेश्चंस का 95% क्वेश्चन का यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है। कैपिटल इंट्रोड्यूस लेट से ₹1,00,000, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस क्योंकि वहीं से बिजनेस की स्टार्टिंग होगी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹1,00,000 है। तो अब मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे बिठाऊंगी बच्चों, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे लिखना है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो ऑब्वियसली कैपिटल कैसे आई है, कैपिटल कैश के फॉर्म में आई है, क्या कैपिटल किसी और फॉर्म में भी आ सकती है, यस, कैपिटल कैन कम इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑल्सो। काइंड क्या हो सकती है, काइंड हो सकता है कोई भी एसेट, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आपका फर्नीचर हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, और किसी भी फॉर्म में कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द प्रोपराइटर। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये कैपिटल जो है कैश के फॉर्म में आई है, ₹1,00,000 मैंने एसेट में लिख लिया, और लाइबिलिटी तो कुछ भी जनरेट नहीं हुई, लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हमेशा हम लाइबिलिटी के नाम से बुलाते हैं, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी हो गई कैपिटल ₹1,00,000। तो क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन इज होल्डिंग गुड, आंसर इज यस, माय अकाउंटिंग इक्वेशन इज होल्डिंग गुड। 1,00,000 की एसेट एंड 1,00,000 की मेरी टोटल ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल है। ओके, तो हर एक अकाउंटिंग इक्वेशन के टू एस्पेक्ट्स को पोस्ट करने के बाद हमको ये भी चेक करना है कि क्या इसका आउटकम इज इक्वल, मतलब मेरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज जिसको बोलते हैं, क्या वो बराबर आ रहा है, ये मुझे देखना होता है। ओके एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस के बाद आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, लेट्स से गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अब हम एक काम करते हैं, हमने जो ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन पास करी थी उसी को लिख लेते हैं। ₹1,00,000 के मेरे पास कैश था, मतलब टोटल ऑफ एसेट्स, और मेरी लाइबिलिटीज थी 0 एंड मेरी कैपिटल थी ₹1,00,000 की। अगर मैं यहीं पे गुड्स परचेज फॉर कैश लिखती हूँ, लेट्स से मैंने ₹5,000 की गुड्स परचेज फॉर कैश किया है, तो अब मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, देखो यहाँ से मेरे को ₹5,000 माइनस करना है। क्यों ₹5,000 माइनस करना है, बिकॉज ₹5,000 की कैश का आउटफ्लो हो चुका है, तो माइनस ₹5,000 करूंगी, एंड मुझे प्लस भी करना है। क्यों प्लस करना है, देखो जो भी इन्वेंट्री या गुड्स या स्टॉक जिसको आप बोलते हो वो आपके बिजनेस में आ गया, तो वो आपकी एसेट ही है। क्यों, क्योंकि बाद में उसको बेच करके हम लोग पैसा कमाने वाले हैं, तो दैट इज वाई दिस ₹5,000 हैज टू बी इंक्लूडेड ओवर हियर। अब मैं एक मजे की बात बताऊं कि इसका कोई भी इंपैक्ट एक्सटर्नल लाइबिलिटी या फिर आपकी कैपिटल के ऊपर होगा ही नहीं। तो जब कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा तो क्या हुआ, ये 5,000 का इंपैक्ट जो है वो नलिफाई हो गया। कैसे नलिफाई हो गया, मतलब 5,000 प्लस भी किया, 5,000 माइनस भी किया, तो अगेन वी केम बैक टू द सेम सिचुएशन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, 1,00,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,00,000, मतलब मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से एक बार टैली हो गई। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। ओके, अब मैं जब आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं बताऊंगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली ऐसे नहीं लिखते कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हम एसेट का पूरा वाइफिकेशन लिखते हैं, हम लाइबिलिटी का पूरा वाइफिकेशन लिखते हैं, क्योंकि एसेट्स बहुत सारे टाइप की हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एसेट्स हो सकती है टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, एसेट में कैश आ सकता है, एसेट के अंदर मतलब करंट एसेट्स हो सकती है। ऑन द होल आई वांट टू से कि आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास आ सकता है कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स एक्सेट्रा, ये सबको भी इंक्लूड करना है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। चलो, अब हम क्या करते हैं, हम लोग कई सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से
ट्रांजेक्शन नंबर 1, ये मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हूँ और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का. लेट्स से ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. रुपीज 15,000. ओके चलो 15,000 बहुत कम हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते. 15,000 नहीं करते, इसको कर लेते हैं 1,50,000 रुपीज. फिर उसके बाद ये नंबर 1 ट्रांजेक्शन. नंबर 2 कैश परचेजेस रुपीज 15,000. देन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000. Fourth, credit purchases rupees 20,000. Cash sales rupees 15,000. ओके, अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? द गोल्डन रूल इज, सबसे पहले जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, आपको क्वेश्चन रीड प्रॉपरली करना है और ये सारी चीजें कहीं रफ में लिख कर रख लेनी चाहिए कि क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लाइबिलिटीज है. क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको कॉलम बनाने होंगे, एसेट के सब कॉलम्स बनाने होंगे, दैट कितने टाइप ऑफ एसेट्स है, एंड लाइबिलिटीज के भी सब कॉलम बनाने होंगे. एक कैपिटल अकेला है जिस बेचारे के अंदर कुछ नहीं आता है, बाकी जगह पे यू विल हैव टू टेक. ओके, तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरी एक एसेट जो है इसे मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देती हूँ. कैश इज माई एसेट, ठीक है. देन कैश परचेजेस, कैश आगे आगे एंड परचेजेस. परचेजेस का मतलब क्या है बच्चों? परचेजेस का मतलब है स्टॉक या इन्वेंट्री के नाम से जिसे हम बुलाएंगे. दूसरी एसेट आ गई, तो ये मेरी एसेट नंबर 1, ये मेरी एसेट नंबर 2. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब भी आप गुड्स ऑन क्रेडिट सेल करते हो तो क्रेडिट की वजह से आपके क्या जनरेट होती है? आपकी एक एसेट जनरेट होती है एंड दैट एसेट इज कॉल्ड योर डेटर्स. तो आपकी एसेट नंबर 3 भी आ गई. फिर क्रेडिट परचेजेस किया आपने, जैसे ही क्रेडिट परचेजेस किया, एक तो क्या आ गया? गुड्स. गुड्स हमने ऑलरेडी स्टॉक के नाम से किया हुआ है. और दूसरी क्या हो गई? क्रेडिट परचेजेस की वजह से आपकी यहाँ पे नंबर 1 लाइबिलिटी क्रिएट हो गई एंड लाइबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा. फिर कैश सेल्स किया. कैश सेल्स किया था, वो कैश वॉज ऑलरेडी देयर एंड सेल्स मतलब कि गुड्स में से माइनस होना है ये. तो मेरे पास अब 3 तरीके की क्या आ चुकी है? एसेट्स आ चुकी है एंड 1 लाइबिलिटी हैज कम टू मी एंड कैपिटल तो वैसे के वैसे ही रहेगा. चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करना है फॉर्मेट. देन वी आर गोइंग दिस. सो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले ऊपर टॉप में यू आर गोइंग टू राइट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ऐसे थोड़ा गैप दे दे के बच्चों आप लोगों को लिखना है इसको, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे सब कॉलम्स आने वाले. अच्छा, इसके पहले एसेट्स मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखा है, क्यों? क्योंकि इसके पहले ना एक ट्रांजेक्शन का कॉलम आएगा जहां पे आप ब्रीफ में सीरियल नंबर भी बना सकते हैं उसी के अंदर ही, और फिर उसके साथ ब्रीफ में आप ट्रांजेक्शन क्या है वो भी लिखेंगे. तो मैं यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन का कॉलम भी बनाऊंगी. ये रहा मेरा ट्रांजेक्शन. ओके, आप प्रॉपरली बड़ा स्केल लेकर के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, अच्छे से आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर कॉलम्स ड्रॉ करने रहेंगे. अब एसेट्स के अंदर हमने 3 एसेट्स गिन के आया है कि वी आर गोइंग टू हैव 3 एसेट्स. तो 3 एसेट्स जो है हमारी क्या है? हमारे पास एसेट्स है, हमारे पास एसेट्स है. अरे ये कलर क्या हो गया? कलर हैज टू बी ब्लैक. ओके चलो, हमारे पास है कैश, प्लस हमारे पास है स्टॉक या इन्वेंट्री बोल सकते हैं आप, और हमारे पास क्या है? हमारे पास डेटर्स भी था. ओके, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ध्यान से लिख लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के अंदर आपके पास थे क्रेडिटर्स एंड एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न, तो कैपिटल तो वैसे के वैसे ही रहने वाला है. अब इन सब के नीचे भी आप वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी नीट दिखाई दे. और बिल्कुल भी ये लाइन ड्रॉ करने से घबराना नहीं है, क्योंकि लाइन ड्रॉ करके ही बनाना होता है क्वेश्चन, तभी अच्छे से बनने वाला है क्वेश्चन. चलो यहाँ पर मैं आपको
सारी लाइंस ड्रॉ करके अच्छे तरीके से बता रही हूँ, एंड आपको भी जरा सा भी आलस नहीं करना है और ठीक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलो 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 चलो, यहाँ पर तो काम आसान था। अब मैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखने वाली हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था बेटा? हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1 था बिजनेस स्टार्टेड। तो आप पूरा का पूरा कॉपी करने ना जाए, बिजनेस स्टार्टेड में आप क्या कर दे, बिजनेस स्टार्टेड आपको 1,50,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ था। एक तो कैश आया था, तो कैश के नीचे मैं जाऊंगी, यहाँ पे लिखूंगी 1,50,000। इधर मैं स्टॉक के नीचे ऐसा डैश डैश लगा दूंगी, क्रेडिटर्स के नीचे डैश लगा दूंगी, और यहाँ पे 1,50,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने के बाद आप न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके बाद आफ्टर एवरी एवरी ट्रांजेक्शन यू आर गोइंग टू राइट न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। यू डोंट हैव टू डू सेकेंड वन, हम लिखेंगे उसके बाद न्यू इक्वेशन करेंगे। सेकेंड क्या है? कैश परचेजेस। तो देखो कैश में से क्या हो गया, 15,000 कैश में से माइनस हो जाएगा, एंड परचेज किया तो ऑब्वियसली स्टॉक आएगा यहाँ पे 15,000 का, डेटर्स के सामने डैश, क्रेडिटर्स के सामने डैश, एंड कैपिटल के सामने डैश। ओके, ये क्या है? कैश परचेजेस। इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे कैश परचेजेस ऐसा करके, और फिर यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन करते टाइम आपको क्या करना है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपको अपनी न्यू इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मेरे पास सिर्फ 1,50,000 रुपीज थे, उसमें से मैंने 15,000 का क्या कर लिया, गुड्स परचेज कर लिए। तो मेरा जो कैश है वो कम हो गया, कितना हो गया, 1,35,000 का। बट कैश को रिप्लेस किसने कर दिया बच्चों? स्टॉक ने रिप्लेस कर दिया। डेटर्स नील है, क्रेडिटर्स नील है, और मेरा जो कैपिटल है वो 1,50,000 है। तो क्या 1,35,000 एंड 15,000 का टोटल 1,50,000 होता है? यस, 1,50,000 आर माई एसेट्स एंड 1,50,000 इज माई कैपिटल। तो माई अकाउंटिंग इक्वेशन इज होल्डिंग गुड हियर एज वेल। नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड ट्रांजेक्शन, और मेरा जो थर्ड ट्रांजेक्शन था वो था गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो गुड्स में से पहले मुझे माइनस करना है 10,000 रुपीज, और जब मैं किसी को सेल करूंगी तो दैट पर्सन विल बिकम माई डेटर। तो मैं डेटर में जाके ऐड करूंगी 10,000 रुपीज। एज फार एज लाइबिलिटीज आर कंसिडर्ड नथिंग हैपन, एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न नथिंग हैपन, एंड कैश में भी कुछ नहीं हुआ। अगेन मुझे, मैंने जैसा बोला था सेकेंड इक्वेशन के बाद आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन यू विल हैव टू फाइंड आउट न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजेक्शन था क्रेडिट सेल्स, और अब आप निकालेंगे न्यू इक्वेशन। ये रही आपकी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में आपका कैश की पोजीशन इज सेम 1,35,000। एज फार एज स्टॉक इज कंसर्न, स्टॉक रिड्यूस हो गया है 5,000 रुपीज, एंड डेटर्स आ गए हैं 10,000 रुपीज के, और क्रेडिटर्स अभी तक जीरो पर ही अटके हुए हैं, और ये आ गया 1,50,000। तो अगर मैं अब ऐड करूं 1,35,000 प्लस 5 कितना होता है, 140, 140 प्लस 10 कितना होता है, 150। क्या उतना ही टोटल है मेरी टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज का? यस, टोटल लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइबिलिटी, जो कि ओनली इंटरनल लाइबिलिटी है 1,50,000। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है मैम? कैपिटल का ही ऑल्टरनेटिव नेम है। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन था, नहीं लास्ट नहीं, दो और है, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस क्या है? क्रेडिट परचेजेस का मतलब होता है कि आपने सामान खरीदा लेकिन उधारी पे, तो कैश तो कुछ गया नहीं, यहाँ पे माइनस कुछ भी नहीं, डैश छोड़ दो, और क्रेडिट परचेजेस तो स्टॉक में 20,000 रुपीज आप क्या कर लोगे, ऐड कर दोगे। डेटर्स में कुछ भी नहीं, लेकिन क्रेडिटर्स में, अब क्रेडिटर्स का खाता खुल गया है, यहाँ पे 20,000 लिख दो, यहाँ डैश लगा दो। अगेन वी आर गोइंग फॉर न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या है आपकी? न्यू इक्वेशन अगेन आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के न्यू इक्वेशन लिख दीजिए। आपकी कैश की पोजीशन को कुछ भी नहीं हुआ, इट इज सेम एज बिफोर 1,35,000, लेकिन स्टॉक हैज इंक्रीज बाय 25,000, by 20,000. Now it has become 25,000. This is 10,000. और यहाँ पर क्रेडिटर्स पहली बार आ गए 20,000 एंड 1,50,000 का कैपिटल एज इट इज है। तो 150 प्लस 20 170, और अगर मैं इधर देखूं सो 135 प्लस 25 प्लस 10, ये भी मेरा कितना हो रहा है, 170 ही हो रहा है। यहाँ पर भी मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो रही है, टैली कर रही है। चलिए अब मैं आ गई हूँ लास्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। लास्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स। जब भी कैश सेल्स होगी, कैश का इनफ्लो होगा, मतलब 15,000 रुपीज विल बी एडेड ओवर ईयर, 15,000 रुपीज एडेड ओवर ईयर, और मेरे स्टॉक में से 15,000 रुपीज चले जाएंगे। डेटर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं, यहाँ पर मैं जीरो भी लिख सकती हूँ, या जैसा पहले कर रहे थे वैसे
ऐसे ही करती हूँ, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। अब मुझे फिर से लास्ट टाइम फाइनल इक्वेशन निकाल के लिखनी है, तो मेरी फाइनल इक्वेशन कितने की आएगी, 1,35,000 में मेरे पास 15,000 का कैश और आ चुका है। सो 1,35,000 प्लस 15,000, मेरे पास टोटल कैश जो है वो आ गया है 1,50,000 का। दिस इज कॉल्ड माई न्यू इक्वेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज माय न्यू इक्वेशन। ओके, सो मैं यहां पे लिखूंगी न्यू इक्वेशन। So this is your new equation, or this is can also be called final equation. Okay, final equation हमारी क्या हो गई बच्चों? Final equation हो गई 1,50,000 और यहाँ पर 15 चला गया, so this is 10,000 and this is 10,000. Okay, this is 10,000, so 1,50,000, 60, 70, and this was also 70,000, 1,70,000. सो मेरी जो फाइनल इक्वेशन है 1,70,000 इज इक्वल टू 1,70,000 आ गया। तो बेसिकली हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हर एक ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट है वो एज पर द डुअल एस्पेक्ट दो जगह पर होता है कम से कम, और तीन जगह पर भी देखेंगे आप आगे जाके जब हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं और द प्रॉफिट या लॉस, वो हम देखेंगे। और दूसरा ये हमने देखा कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अगर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को चेक करें तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल, ठीक है, इक्वेट होती है वो हर जगह पे। ठीक है, आज का पहला क्लास था तो आज मैं यहीं तक इसको रखती हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में ही इनफैक्ट मैं आपको थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चले जाऊंगी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ये जो कॉन्सेप्ट है काफी ईजी है, इसको जल्दी से पढ़ के हमें खत्म कर देना है और हमें जर्नल की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट क्लास को मिस मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। वी विल मीट वंस अगेन with more questions of accounting equation. Till then, you keep practicing. Have a great day. Bye.